उत्तराखंड के मसूरी से ये खबर है, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का मसूरी के प्रसिद्ध अटल उद्यान पार्क में लोकार्पण किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज विधि विधान के साथ मूर्ति का लोकार्पण किया। पिछले लंबे समय से अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति स्थापना को लेकर स्थान चिन्हित करने को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा था और इसके बाद अंग्रेजों द्वारा स्थापित कंपनी गार्डन का नाम बदलकर अटल उद्यान रख दिया गया है और यहीं पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कंपनी गार्डन अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक था, जिसे बदलकर अटल उद्यान किया गया है और आज यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति स्थापित की गई है। तो उत्तराखंड के मसूरी में पूर्व प्रधानमंत्री की मूर्ति का लोकार्पण किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति के लोकार्पण कार्यक्रम में तमाम अतिथि पहुंचे। तमाम राजनेताओं के बीच श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया गया। वहीं चमोली के पोखरी में हरिशंकर स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भालू ने छात्रों पर हमला कर दिया है। एक छात्र को झाड़ी में ले जाकर नाखून मारे और कपड़े फाड़े। छात्रा और शिक्षक ने समय पर हस्तक्षेप कर बच्चे को सुरक्षित निकाला है। वन विभाग के डीएफओ सर्वेश कुमार दुबे ने बताया है कि भालू के हमले बढ़ रहे हैं और आबादी में दिन के समय भी भालू दिखाई दे रहे हैं। वन विभाग ने भालू को ट्रैंक्विलाइज करने के लिए मुख्यालय से अनुमति मांगी है और टीम क्षेत्र में लगातार गश्त कर रही है। द्वारा लगातार स्कूल के बच्चों को भी स्पॉट किया जा रहा है और गश्त की जा रही है। भालुओं को भगाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, पटाखे और उससे हवाई फायर से। लेकिन ये हरिशंकर स्कूल में आज बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। लोगों का आशीर्वाद, हमारी टीम वहाँ मौके पे थी, लेकिन फिर भी ये घटना हो गई है। तो हमने आज उसे भालू को पकड़ने, ट्रैंक्विलाइज करने की परमिशन मांगी है, जो थोड़ा तक शायद मिल जाएगी और हम कल खुद ही वहाँ पे जा रहे हैं। वहीं चमोली जिले से खबर है, जहां पर गोपेश्वर स्थित प्रगति वेडिंग में उत्तराखंड होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस की रजत जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर उत्सव 2025 सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पवार ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महिला पुरुष होमगार्ड जवानों ने देशभक्ति से ओतप्रोत नृत्य और गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में उत्कृष्ट वर्दी टर्न आउट और बद्रीनाथ धाम यात्रा सीजन 2025 में सराहनीय सेवा के लिए प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए। की स्थापना 6 दिसंबर 1962 को हुई है सर, और यहाँ पर जो है उत्तराखंड बनने के बाद 25वां रजत जयंती वर्ष हम लोग इसका मना रहे हैं। उत्तराखंड की जो स्थापना हुई है उसी के साथ होमगार्ड की भी स्थापना मानते हुए 25वां रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है, जो कि 6 दिसंबर को होता है, जिसका कि भव्य कार्यक्रम रैतिक परेड का, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है सलामी ली गई रैतिक परेड की। और उसके बाद हमारे जो डीजी सर हैं डॉक्टर पीवी के प्रसाद साहब, सीनियर आईपीएस हैं, उन्होंने ये कहा कि कुछ ही लोग क्यों जो है इसको सेलिब्रेट करेंगे, तो इसलिए प्रत्येक जनपद में उन्होंने आदेश दिया कि प्रत्येक जनपद में एक ऐसा प्रोग्राम रखा जाए जिसमें हमारे जनपद के समस्त होमगार्ड जो हैं अपने जो है स्थापना दिवस को जो है सेलिब्रेट। वहीं लोहाघाट नगर में लागू वन वे ट्रैफिक व्यवस्था के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी के नेतृत्व में मीना बाजार चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। विधायक अधिकारी ने वन वे व्यवस्था को अव्यावहारिक बताते हुए कहा कि इससे व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और आम जनता को अनावश्यक परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस तिरछी और अवैध पार्किंग पर कार्रवाई नहीं कर रही, जबकि वन वे लागू कर लोगों को परेशान किया जा रहा है। विधायक ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द व्यवस्था समाप्त नहीं की गई तो कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन करेगी। धरने के दौरान विधायक की पुलिस अधीक्षक अजय गणपति से फोन पर बातचीत हुई, जिसके बाद धरना समाप्त किया गया। एसपी ने बताया कि 18 से 31 दिसंबर तक वन वे व्यवस्था ट्रायल के रूप में लागू की गई है और आगे व्यापारियों और नागरिकों से संवाद कर निर्णय लिया जाएगा। व्यक्ति ने यहाँ की पुलिस व्यवस्था को सुधारा ही नहीं,
बल्कि हम जैसे लोगों को पूर्ण जानकारी जब हमें नहीं थी, हम भी आपसे अपनी नाराजगी दिखाते थे। तो आज हमें सोचने को मिलता है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुलिस अधिकारी शायद संभव नहीं है हमें मिल पाए कि किसी को भी ऐसा पुलिस अधिकारी जहाँ पर होता है वहाँ पर अच्छे कार्य होते, नेक कार्य होते। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। दूसरा, पुलिस अपनी काम चोरी को छुपाने के लिए यहाँ के व्यापारियों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। इस पुलिस वर्ग से हमने निवेदन किया था कि भाई आप जितनी भी गाड़ियां रोडों में खड़ी होती हैं, वो मेरे भाइयों के, मेरी, किसी की भी हैं, तो आप उनको हटाने का काम कर दें। उसमें ये पुलिस नाकाम हो रही है, वो काम तो ये पुलिस नहीं जानती है करना। वहीं उत्तराखंड के मसूरी से खबर है, जहां पर माल रोड पर पटरी व्यवसाय और यहां पर फूड लगने वाले लोगों के खिलाफ आज से नगर पालिका परिषद मसूरी और स्थानीय प्रशासन द्वारा अभियान शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत गांधी चौक से झूला घर तक अभियान चलाया गया और कई लोगों का सामान जब्त कर लिया गया है। पटरी लगाने वाले लोगों द्वारा यहां पर इसका हल्का फुल्का विरोध भी देखने को मिला, लेकिन भारी पुलिस व्यवस्था के बीच माल रोड को अतिक्रमण मुक्त किया गया। वहीं लोगों को चेतावनी दी गई है कि यदि कल से पटरी या फिर अन्य सामान माल रोड पर लगाया गया तो सामान जब्त कर लिया जाएगा। वहीं नगर पालिका परिषद मसूरी के अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व में अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत माल रोड को अतिक्रमण मुक्त बनाया जा रहा है। वहीं रुद्रपुर के उधम सिंह नगर में आवास विकास कॉलोनी में दबंगों ने एक महिला के मकान पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद पीड़ित महिला राजबाला न्याय की गुहार लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई। राजबाला का आरोप है कि कब्जाधारी बेखौफ है और स्थानीय पुलिस की भूमिका संदिग्ध रही। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी ने थाना अध्यक्ष को मौके पर भेजकर अवैध कब्जाधारियों को बाहर निकालने के आदेश दिए। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या रुद्रपुर में आम नागरिक की संपत्ति सुरक्षित है? अभी महिला आई थी एक, उसका अपनी कंप्लेन थी उसकी कि मेरे घर के कुछ भाग पे किसी और व्यक्तियों द्वारा, उसके देवर द्वारा कब्जा कर दिया गया है। तो साथ में वो कोर्ट ऑर्डर भी जो विपक्षी द्वारा यथास्थिति के थे वो भी लेके आई थी। तो इस संबंध में चौकी प्रभारी और थाना प्रभारी को बता दिया गया है और वो कंप्लेन अभी दे रही है अपनी, और जो भी लीगल एंगल्स को देखकर जो भी सही होगा वही। वहीं देहरादून से खबर है, जहां पर आगामी क्रिसमस और नववर्ष के दौरान आमजन को सुरक्षित, शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। बता दें कि खाद्य सुरक्षा संरक्षित एवं औषधि प्रशासन विभाग ने उत्तराखंड ने राज्यव्यापी विशेष प्रवर्तन अभियान शुरू किया है, जिसमें खाद्य पदार्थों की खपत बढ़ने को देखते हुए विभाग ने मिलावटखोरी, घटिया गुणवत्ता और अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य निर्माण और विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्णय लिया है। इस अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, कैफे, बेकरी, डेयरी, मिष्ठान भंडार, फूड कोर्ट्स, स्ट्रीट फूड जोन और तैयार खाद्य पदार्थों की निर्माण इकाइयों में नियमित और औचक निरीक्षण किए जाएंगे। विभाग का उद्देश्य केवल दंडात्मक कार्रवाई तक सीमित न रहकर खाद्य कारोबार से जुड़े सभी हितधारकों में खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता और जवाबदेही को मजबूत करना है। सभी आदेशित किया हुआ है सभी अधिकारियों को कि हमारे उत्तराखंड के अंदर मसूरी है या देहरादून है, हरिद्वार में है, ऋषिकेश है, रामनगर, नैनीताल, जितने भी हमारे पर्यटन स्थल हैं, इन पर अपनी विशेष निगरानी रखें और इन क्षेत्रों में हमारे पास मोबाइल वैन है, 3 मोबाइल वैन है, उनको भी हमने उनके नोडल जो अपने डीसी लेवल के अधिकारी हैं उनको बताया गया है कि वो रेगुलर जा करके चेकिंग भी वहाँ पर करते रहें और जो भी जितने भी अपने इंस्पेक्शन करते हैं जो उनकी रिपोर्ट है हमेशा मुख्यालय को प्रेषित करें, जिससे कि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। और सभी अधिकारियों को ये भी सूचित किया गया कि कोई इस दौरान कोई भी छुट्टी उनके लिए नहीं है, वो अपने कार्यों पे व्यस्त रहें और उन सभी लोगों को जो आने वाले लोग हैं उनको कोई भी ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम ना आए जिससे कि हमारे स्टेट के लिए छवि गलत खराब हो। तो इसलिए हम उसको रेगुलर बेसिस पर हम जांच कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इन लोगों को गाड़ियां उपलब्ध करा दी गई कि कोई भी ऐसा ना हो
की एनफोर्समेंट। उत्तराखंड सरकार की पहल जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम बागेश्वर समेत पूरे प्रदेश में सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रभावी मंच बनकर उभरा है और इस कार्यक्रम के माध्यम से आम लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कई कार्य आसानी से पूरे हो रहे हैं। बागेश्वर में आयोजित कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। आयोजन स्थल पर विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं, जहां नागरिकों को सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। साथ ही लोगों की समस्याएं मौके पर ही सुनी जा रही हैं और संबंधित विभागों द्वारा त्वरित समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रम से आमजन में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है और योजनाओं की पहुंच जमीनी स्तर तक मजबूत हुई है। जन जन की सरकार जन जन के द्वार जो कार्यक्रम है ये बहुत सराहनीय है। पहले हम बहुउद्देशीय शिविर लगाते थे तो एक वैली में लगाते थे, बहुत बड़ी तादाद में लोग आते थे, तो वो समस्याएं एक तरीके से निस्तारण कम हो पाता था। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद आभार करना चाहूँगा कि जिस उद्देश्य और लक्ष्य को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये योजना शुरू की है कि आम जनता को कोई कष्ट न हो, इसलिए जन जन की सरकार जन जन के द्वार। इस बार सारे अधिकारी कर्मचारी जो है जनता के द्वार पर जाकर उनके प्रमाण पत्र हो, चाहे सरकार की जो योजना है उन योजनाओं का लाभ हो, तो सीधे तौर पर जो है घर घर तक ये योजनाओं को पहुंचाने का काम उत्तराखंड की सरकार की मंशा है। तो इसलिए बहुत सारे गांव के जो हमारे लोग हैं, पहले वो अधिकारियों के चक्कर काटते थे, तहसीलों के चक्कर, ब्लॉक के चक्कर, जिला मुख्यालय के चक्कर पर, लेकिन आज सारे अधिकारी जो है एक न्याय पंचायत में जाकर सारे जनता की समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर है। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता कर विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन यानी वीबी ग्राम जी राम जी को लेकर अहम जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया है कि इस मिशन के तहत केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ग्रामीण सशक्तिकरण और 2047 तक समृद्ध भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही हैं। मंत्री ने कहा कि अब पंजीकृत परिवारों को 100 दिन के बजाय 125 दिन का गारंटी शुदा रोजगार दिया जाएगा। साथ ही खेतों के पीक सीजन में मजदूरों की कमी ना हो, इसके लिए वर्ष में 60 दिन ऐसे निर्धारित किए जाएंगे जब इस योजना के तहत कार्य नहीं होगा। मनरेगा का नाम बदलने पर विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य योजना को और अधिक सशक्त बनाना है। वो सरकार बना रहे थे, उनकी 50 से अधिक सीटें आ रही थी और सीटें कितनी आई ये आप जानते हैं। देखिए, आज हमारे प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, ये चीज़ों का आकलन करती है और आकलन करने के बाद वोट करती। उन्होंने पिछले हमारे 5 साल के कार्यकाल को देखा, क्योंकि हमने विकास के नाम पर हम जनता के बीच में गए। हमारा नारा था विकास का ही नारा, हमने कोई और नारा नहीं दिया। और आज फिर हम इस विकास के नारे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। अगर आप मुझसे पहले पूछते तो मैं आंकड़े लेके आता कि हमने पिछले कार्यकाल में कितने काम किए, इसमें कितने काम किए। आज विकास की जो लहर उत्तराखंड में है उस पर जनता वोट करेगी और इनका जो ये मुंगेरलाल के सपने आदरणीय हरीश रावत जी देख रहे हैं पूरे नहीं होने वाले। वहीं देहरादून से खबर है, जहां पर सोशल मीडिया के जमाने में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसका जिम्मेदार हरीश रावत ने बीजेपी संगठन को बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी ने वीडियो को नहीं हटाया और उनसे माफी नहीं मांगी तो फिर वो बीजेपी कार्यालय के बाहर धरना देने को मजबूर होंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की मांग पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जवाब देते हुए कहा है कि हरीश रावत को धरना देने का बहुत शौक है और वो धरने के बाद क्या करते हैं ये भी सबको पता है। उन्हें धरना देना छोड़कर कांग्रेस संगठन पर ध्यान देना चाहिए। धरने का में बैठने का बड़ा शौक रहा है और धरना करने के बाद वो क्या करते हैं, आपको याद होगा, अतिथि शिक्षकों के साथ रात पंडाल में रहे और मुख्यमंत्री बनने के बाद अतिथि शिक्षकों को भूल गए। तो ये गिदड़ धमकियां से डरने वाली नहीं है बीजेपी। आपकी प्रासंगिकता ही खत्म हो गई आपके खिलाफ। अब क्या किसी को कुछ करना है? आपके खिलाफ तो आप ही के लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, उनसे निपटिए, बाद में भारतीय जनता पार्टी की बात।
वहीं अब खबर किच्छा से है, जहां पर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने एकत्रित होकर हरे राम पाठ के साथ प्रेस वार्ता आयोजित की है। श्रद्धालुओं ने दिल्ली में एमसीडी एवं डीडीए की कार्रवाई को लेकर गहरा रोष व्यक्त किया है। खाली भूमि को मंदिर परिसर बताते हुए अतिक्रमण के नाम पर खाली कराया। इस कार्रवाई से श्रद्धालुओं में भारी रोष नजर आ रहा है। केंद्र और दिल्ली सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की जा रही है। तो अतिक्रमण के नाम पर भूमि खाली कराने को लेकर श्रद्धालुओं में भारी रोष। नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने प्रेस वार्ता कर अपना विरोध प्रकट करवाया है। बुलाने का मेन कारण यह है कि हमारे गुरु महाराज जी के स्थान दिल्ली में बीते 29/11 को दिन शनिवार का था और वहां पर डीडीए द्वारा और एमसीडी द्वारा एक बुलडोजर कार्रवाई करी गई। गुरु महाराज जी के स्थान के दोनों साइड में खाली जगह थी। यहाँ पर बड़े जब प्रोग्राम होते थे, आयोजन होते थे, तो एक तरफ लंगर का प्रोग्राम होता था और एक तरफ तुलसी वाटिका, एक बहुत अच्छी तुलसी वाटिका थी। वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पुष्प लगे हुए हैं। उन्हीं पुष्पों से हमारे वहाँ भगवान जी का श्रृंगार होता था, वो डीडीए द्वारा तोड़ दिया गया। हम उस पर बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त करते हैं। आप लोगों को बुलाने का सिर्फ मेन कारण ये है कि हम अपनी बात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक, अमित शाह जी तक, और वहाँ जो बैठी मुख्यमंत्री हैं, सरकार जो भाजपा की है, जो कहती है कि हम मंदिरों के रखवाले हैं, जो जय श्री राम का नारा बुलंद करते हैं, और हमारे ही उसी स्थान पर जय श्री राम, जहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक हरे राम का पाठ होता है। हमारे गुरुदेव ने हम बच्चों को केवल यही शिक्षा दी है कि हरे राम का पाठ। वहीं देहरादून से खबर, जहां पर राज्य सूचना आयुक्त के रूप में योगेश भट्ट का 3 वर्ष का कार्यकाल आज पूर्ण हो गया है। 21 दिसंबर 2022 को पदभार ग्रहण करने के बाद उनके कार्यकाल में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि अपने 3 वर्षों के कार्यकाल में आयोग के समक्ष कुल 1480 अपीलें और शिकायतें निस्तारित की गईं, जबकि लगभग 3050 सुनवाई आयोजित की गई। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण और जनहित से जुड़े मामलों का खुलासा भी हुआ। निजी विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में अनियमितताओं, फर्जी प्रमाण पत्रों, सरकारी अभिलेखों के गुम होने, मृतकों के नाम पर राशन वितरण, निजी अस्पतालों द्वारा कूटरचित रिपोर्ट के आधार पर भुगतान लेने जैसे मामलों में कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इससे न केवल संबंधित विभागों में सुधार हुआ, बल्कि आम नागरिकों को उनका हक भी मिला है। तो ये लगता है कि पहला अपने 3 साल के कार्यकाल को एज ए इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो भी मैंने कोशिश की, उसको मैं लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो है अपनी एक आहुति मानता हूँ कि मुझे एक अवसर मिला एक ऐसी संस्था में काम करने का कि जिसका उद्देश्य जो है लोकतंत्र को मजबूत करना था। जो जिस कानून से वो संचालित होती है, उसका उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य यही था कि वो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो हमारी व्यवस्था है वो जवाबदेह, जिम्मेदार बने। और इसमें मैं इसको अपनी आहुति के तौर पर लेता हूँ कि मेरा भी एक योगदान उसमें हो रहा है, क्योंकि लोकतंत्र चलता है। और अब खबर देहरादून से, 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब लगभग शुरू हो चुकी हैं। तमाम नेतागण अपने अपने विधानसभाओं में तैयारी कर रहे हैं और इस बीच देहरादून की धर्मपुर विधानसभा सीट हॉट सीट बन गई है, क्योंकि सत्ता और विपक्ष के कई नेताओं की नज़र इस सीट पर है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला भी यहां से ताल ठोक चुकी हैं। उनका कहना है कि जनता भाजपा से परेशान हो चुकी है और धर्मपुर में 2 बार से जो बीजेपी विधायक हैं विनोद चमोली, उनके शहरी क्षेत्र में होने के बावजूद सड़कें टूटी हुई हैं, नालियां नहीं हैं, सीवर लाइसेंस खुदे हुए हैं, सीवर लाइंस की बुरी स्थिति है। जनता की बात को नहीं सुना जा रहा और यहाँ पर विधायक काम नहीं कर रहे, इसलिए जनता अब बदलाव चाहती है। मुझे पूरा विश्वास है कि अपने आशीर्वाद के रूप में जनता मुझे विधानसभा जाने का मौका देगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वक्त जो जनता है भाजपा से बहुत परेशान हो चुकी है। जो भाजपा के वहाँ पे 2 बार के विधायक हैं, 2 बार वो मेयर भी रह चुके हैं विनोद चमोली जी, जिस तरीके से आज उस सीट की स्थिति है शहरी क्षेत्र में होने के बावजूद वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान, वहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ नहीं है, सीवर लाइंस खुदी हुई हैं और लोगों की बात को नहीं सुनने का काम जो विधायक जी कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी जनता इस बार बदलाव चाहती है और जनता अपने आशीर्वाद के रूप में मुझे विधानसभा जाने का। उत्तराखंड के काशीपुर ऑल बार एसोसिएशन के तत्वावधान में 22वें क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का भव्य शुभारंभ रविवार को काशीपुर के 4 मैदानों में हुआ।
22 से 31 दिसंबर तक चलने वाले 9 दिवसीय टूर्नामेंट में प्रदेश भर से 54 टीमें हिस्सा लेंगी। उद्घाटन समारोह कटोराताल स्थित ऐतिहासिक छावनी मैदान में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आलोक मेहरा ने फीता काटकर और पिच पर बल्लेबाजी कर प्रतियोगिता का औपचारिक शुभारंभ किया। समारोह में विशेष स्मारिका का विमोचन और मेधावी स्कूली बच्चों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। न्यायमूर्ति मेहरा ने खिलाड़ियों से खेल भावना बनाए रखने और बार एसोसिएशन के बीच भाईचारे और समन्वय को बढ़ावा देने की अपील की है। 22वां उत्तराखंड बार एसोसिएशन टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है और मैं यहाँ आयोजन समिति के जो एफर्ट्स इन्होंने डाले हैं इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में, उनको मैं बधाई देता हूँ और साथ ही सभी टीम जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है विभिन्न डिफरेंट बार एसोसिएशन की, उन सभी खिलाड़ियों को बधाई। वहीं देहरादून से खबर, पेड़ काटने की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा अब पूर्णी पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। आवेदन वन विभाग में प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। निजी भूमि पर पेड़ काटने की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ही सभी आवश्यक कागज करने होंगे अपलोड। 3 दिन में मिलेगी पेड़ काटने की अनुमति। नए पौधे लगाने के लिए भी ऑनलाइन माध्यम से जमा हो सकेगी राशि। तो निजी भूमि पर पेड़ काटने की अनुमति के लिए अब ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। सभी आवश्यक कागज यहां पर अपलोड करने की जरूरत है। वन विभाग उत्तराखंड की तरफ से ये नई पहल, जिसमें लोग अपनी जानकारी सीधा ऑनलाइन उपलब्ध करवाएंगे। वहीं देहरादून से खबर, शीतलहर को देखते हुए नगर निगम देहरादून का बड़ा फैसला, शहर में अलाव की संख्या 22 से बढ़ाकर की गई 50। नगर आयुक्त नमामि बंसल के साथ देर रात को टीम ने किया औचक निरीक्षण। अलाव वाले स्थानों को 4 जोन में बांटकर जोनल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। रैन बसेरों की स्थिति को भी नगर आयुक्त ने जांचा है। वहीं बेसहारा और जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे गए हैं। तो अलाव की संख्या बढ़ाई गई। लगातार बढ़ती सर्दी के बीच लोगों को राहत देने के लिए नगर निगम का ये बड़ा कदम, और 4 जोन्स में अलाव वाले क्षेत्रों को बांटकर जोनल अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। तो देहरादून से ये खबर है, जहां पर शीतलहर को देखते हुए नगर निगम देहरादून ने बड़ा फैसला लिया है और शीतलहर को देखते हुए शहर में अलाव की संख्या 22 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। नगर आयुक्त नमामि बंसल के साथ देर रात को टीम ने किया औचक निरीक्षण। अलाव वाले स्थानों को 4 जोन में बांटकर अधिकारियों को अपने अपने जोन्स की जिम्मेदारी दी गई है। और आप देखिए कितनी राहत की बात है तमाम इन लोगों के लिए जो सर्द मौसम में परेशान होते हैं, उनके लिए अलाव बढ़ाए गए हैं।